बोर्ड में आने वाला पीला पर्चा लेके आ चुका हूँ। इस वीडियो को अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिएगा। पूरी गणित मैंने बढ़ा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। पहले कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, हमारा जो फलन है वो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है। फलन हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर, द्वारा परिभाषित है। तो आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रिक। ठीक है, ट्रिक से बात करते हैं। ट्रिक से आपको उत्तर दिखाऊंगा, उसके बाद डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ भी आंसर बताऊंगा। ट्रिक क्या है, अगर आपका कभी भी फलन वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जाए, ठीक है, और फलन x कुछ इस प्रकार से परिभाषित हो कि x के ऊपर कोई सम संख्या लिखी हो, जैसे यहाँ पर 2 है, अगर 4 होता, 6 होता, 8 होता, तब भी उत्तर क्या होता, ना तो एकाकी, ना तो एकाकी और ना आच्छादक, और ना आच्छादक। ये तो ट्रिक है। ठीक है, इस ट्रिक से आप प्रश्नों को चुटकी में सरल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगर कोई भी सम संख्या में कोई एक्स के ऊपर कोई सम संख्या है, अगर यहाँ पर कुछ जुड़ता या घटता कोई भी कांस्टेंट नंबर, कोई भी संख्या, तो भी उत्तर यही रहता, ना तो एकाकी और ना ही आच्छादक। तो इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना है। अब आप बोलोगे सर ऐसे तो ट्रिक तो आपने समझा दिया, कॉन्सेप्ट से समझा, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है। तो कॉन्सेप्ट से समझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एकाकी। ठीक है, कॉन्सेप्ट से समझाएंगे। एकाकी फलन कब नहीं होता, जब दो अलग अलग इनपुट अगर सेम आउटपुट दे दे तो वो फलन कभी भी एकाकी नहीं होता। फलन हमारा वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है, ये x होता है, ये y होता है, और y बराबर हमें क्या दे रखा है प्रश्न में, एक्स स्क्वायर। पूरी वास्तविक संख्या इसके पास है ना, पूरी वास्तविक संख्या। मैंने x की जगह पर 1 रखा, यहाँ रखूंगा x की जगह पर 1, 1 का वर्ग किया, मुझे 1 मिला। मैंने x की जगह पर -1 ले लिया, -1 भी वास्तविक संख्या है, तो मैंने क्या किया, -1 का वर्ग कर दिया, तो भी मुझे 1 मिला। तो हम देख पा रहे हैं कि f1 मुझे 1 मिल रहा है और f-1 भी मुझे 1 मिल रहा है। दो अलग अलग इनपुट सेम आउटपुट दे रहे हैं, अर्थात ये एकाकी नहीं है। ये क्या है, बहु एकाकी, ना तो एकाकी और ना ही आच्छादक। आच्छादक भी नहीं होगा। अब बोलोगे भैया कैसे नहीं होगा, ऐसे तो हमें करके दिखाओ, ऐसे बात नहीं मानेंगे हम। तो आच्छादक के लिए क्या होता है बच्चों, आच्छादक के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना हम fx को हम क्या मान लेते हैं बच्चों, y मान लेते हैं, और y बराबर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हमें x का मान निकालना होता है √y। अब मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमारा x होता है और ये हमारा y होता है। फलन मेरा वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है, ये मेरा y और ये मेरा x, और x बराबर मेरे पास क्या है, √y के बराबर। ठीक है, फलन है इसमें। आच्छादक क्या होता है कि इसके अंदर जितने भी अवयव है, सह प्रांत के अंदर जितने भी अवयव है, सभी का प्रतिचित्रण यहाँ प्रांत में मिलना चाहिए। एक का भी छूट गया तो नहीं बात बनेगी। तो मैंने यहाँ से एक ले लिया -2, एक अवयव ले लिया। -2 क्या वास्तविक संख्या है, तो अगर मैंने y, यदि y बराबर मैंने -2 ले लिया, अब इसका मुझे निकालना है प्रतिचित्रण। √ के y है, तो ये √-2, तो ये क्या होता है, ये काल्पनिक संख्या होती है, वास्तविक संख्या नहीं होती है। इसका जो प्रतिचित्रण मुझे मिल रहा है वो एक वास्तविक संख्या में आता ही नहीं है। एक का भी छूट गया तो आच्छादक नहीं होगा, तो एकाकी भी नहीं है, आच्छादक भी नहीं है। पूरा रीजन भी दे दिया मैंने, ट्रिक भी बता दिया, रीजन भी दे दिया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, ख नंबर पर। कह रहे tan इनवर्स tan 7π/6 का मान क्या होगा। ठीक है, ख नंबर का प्रश्न है। सो देखिए, y मान लेंगे, मैं डिटेल में नहीं, मैं शॉर्टकट में डिटेल में करवाता हूँ हर एक प्रश्न। यहाँ हमारे पास क्या है, tan इनवर्स, और यहाँ पर अपना tan 7π/6। कई विद्वान बच्चे क्या करेंगे, tan इनवर्स से tan को काट देंगे और 7π/6 से तो यहाँ पर 7π/6 लिख देंगे, है कि नहीं। सब बच्चे ये काम कर लेंगे, लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। क्योंकि tan इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, tan इनवर्स का कितना होता है, -π/2 से π/2 होता है ओपन इंटरवल में, -π/2 से π/2 होता है। तो क्या इस रेंज में ये आ रहा है,
क्या ये इस रेंज में आ रहा है? नहीं, इससे बड़ा है। तो इससे जब रेंज से बड़ा होता है तो इससे ये हट नहीं सकता, तो फिर हमें क्या करना होता है? तोड़ना पड़ता है, फोड़ना पड़ता है। 10 इनवर्स। अब देखो 7 पाई/6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 10 पाई पाई प्लस पाई/6 लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि 6 पाई और एक 7 पाई हो जाएगा। और आप जानते हैं 10 पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस के 10 थीटा होता है। ठीक है, सॉरी, एक सेकंड। देखो 10 पाई प्लस थीटा क्या होता है? आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। तीसरे चतुर्थ पाई में कुछ जोड़ोगे तीसरे में आ जाएगा ना, तो तीसरे में आ जाएगा 10 पॉजिटिव होता है। 10 पाई प्लस थीटा थीटा होता है। ठीक है, 10 थीटा होता है, थीटा बोल रहा हूँ, 10 थीटा होता है। सो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों? 10 इनवर्स 10 पाई/6 हो जाएगा। अब ये जो पाई/6 है वो इस इंटरवल के अंतर्गत आता है, इसलिए 10 इनवर्स से 10 हट जाएगा, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा पाई/6। क्या पाई/6 ऑप्शन में है? बिल्कुल है, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 3x5 कोटि के अवयवों की संख्या क्या होगी? अवयव पूछा है तो आपसे क्या करना है? अवयव निकालने के लिए गौ नंबर में आ जाते हैं, अवयव निकालना है अपने को। तो जो भी कोटि है उसको गुणा कर देते हैं। 3 × 5, तो 3 ही 5 कितने हो जाएगा? 15। तो अवयव हमारे कितने होंगे? 15 होंगे। अवयव हमारा कितना होगा प्यारे बच्चों? 15 होगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका मान हमें निकालना, dy/dx निकालना, तगड़ा क्वेश्चन है। सो y बराबर हमारे पास क्या है? साइन इनवर्स है। गौ नंबर का क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन। साइन इनवर्स है, अंदर हमारे पास क्या है? 2x बट्टे में 1 + x²। तो dy/dx क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखो बच्चों, साइन इनवर्स है तो अंदर हल करके पहले इसको सरल करना है, साइन के रूप में बनाना है। तो माना x बराबर मैंने क्या मान लिया? tan थीटा मान लिया। तो tan इधर आके क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x। ठीक है, थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? tan इनवर्स x। जहाँ जरूरत पड़ेगी ये मान हम रख देंगे। अब ये मान रखते हैं। आप देख रहे हैं कि सर हर एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा बट्टे में 1 + tan² थीटा, है कि नहीं? तो ये किसका सूत्र होता है? ये सूत्र होता है sin 2 थीटा का। ये सूत्र होता है sin 2 थीटा का। तो साइन इनवर्स साइन हटा, तो y बराबर क्या बचा? 2 थीटा। थीटा आपने खुद से माना था, थीटा का मान यहाँ रख दीजिए। तो y बराबर हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब हमें क्या कर देना है प्यारे बच्चों? अवकलज। तो यहाँ लिख देंगे dy/dx। अवकलज करने पर 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। tan इनवर्स का अवकलज क्या होता है? 1/1 + x²। तो हमारा उत्तर क्या मिलेगा? 2/1 में 1 + x²। 2/1 + x²। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। जल्दबाजी में सेकंड मत लगा देना। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, अंगा नंबर पर। ठीक है, तगड़ा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन है cos² x। चाहे cos² x हो, चाहे sin² x हो, चाहे tan² x को डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसको तोड़ना पड़ता है। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि cos² x बराबर होता है 1 + cos2x/2 होता है ना? तो ये सूत्र हम यहाँ रख देंगे। क्या रखेंगे? 1 + cos2x/2। बाहर से क्या है बच्चों? dx। अब हम क्या करेंगे? अलग अलग लेके इंटीग्रेशन कर देंगे। 1/2 बाहर आ गया, यहाँ से हो गया dx। 1/2 बाहर आ गया, यहाँ से हो गया cos2x dx। ठीक है, समाकलन करना आपको आता होगा। 1/2 बाहर, dx का समाकलन x होता है, cos2x का समाकलन sin 2x। x का गुणज क्या है? 2, वो बट्टे में लग जाएगा। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे। c हमारा समाकलन नियतांक है। अब यहाँ देखिए, ये है x/2, ये है अपने पास sin 2x से कम sin 2x, नीचे नीचे गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 + c। ये हमें हमारा क्या मिल गया? उत्तर। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? x के बट्टे में 2, sin 2x बट्टे में 4। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले वाले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं इसका व्यापक हल क्या होगा? ठीक है,
इसका व्यापक हल क्या होगा। अगर आप जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका पीडीएफ चाहते हो तो वीडियो पे 1000 लाइक कर दे देना, तो इसका पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। 4 नंबर पे आ जाओ। हमारे पास क्या है बच्चों, वाई डी एक्स माइनस के एक्स डी वाई बट्टे में है वाई बराबर है 0, ठीक है। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैंने एक ले लिया, तिरछे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा वाई डी एक्स माइनस का एक्स डी वाई। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करें वही रहता है, 0 गुणा वाई 0। अब हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव को इधर ला के क्या कर देंगे पॉजिटिव। अब एक्स वाला एक्स की तरफ रखो, वाई वाला वाई की तरफ, ठीक है। एक्स वाला एक्स की तरफ हो गया, वाई वाला वाई की तरफ हो गया। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ समाकलन कर देना है। क्या करना है बच्चों, दोनों तरफ समाकलन, इधर भी समाकलन कर दिया, इधर भी समाकलन कर दिया, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log y। ये भी log में है, ये भी log में है, तो समाकलन नियतांक को मैंने log c जोड़ दिया अपनी सुविधा के लिए, ठीक है। यहां पर एक सूत्र लग रहा है, कौन सा सूत्र लग रहा है, log m प्लस log n। क्या होता है बच्चों, log m इंटू n, ठीक है। ये सूत्र हम लगा देंगे तो यहां से क्या हो जाएगा log x गुणा c, और यहाँ हो जाएगा log y। एंटी लॉग ले लोगे दोनों तरफ तो log से log क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा xc या cx, जो बोलो, y बराबर cx आ जाएगा। y बराबर cx, पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में सॉल्व करवा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं। कई सारे आप देखेंगे कि भाई टीचर आएंगे बोलेंगे इसका ये उसका वो इसका ये, कारण सहित बता रहा हूँ हर एक। अगला वाला तो हर एक एकदम आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक्स अक्ष के दिक कोसाइन, एक्स अक्ष के लिए बोला है तो वाई और जेड नहीं है, तो वाई और जेड 0 हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। शुरू होने से पहले ही खत्म। अगले वाले में आ जाओ, पी ए इतना है, पी बी इतना है, पी ए इंटरसेक्शन बी इतना है, पी ए बट्टा बी क्या होगा। एकदम हलवा क्वेश्चन है, जॉन नंबर। प्रायिकता ए बट्टा बी हमें ज्ञात करना है, जिसका सूत्र होता है प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बट्टे में पी बी, ये होता है, ठीक है। तो प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या दे रखा है बच्चों, हमें दे रखा है 1/5, और प्रायिकता बी हमें क्या दे रखा है 3/5। इसके बट्टे में 5, इसके बट्टे में 5 कटा, ऊपर से 1 नीचे से आ गया 3, तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा 1/3। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न में। अब सारे प्रश्न हमारे वर्णात्मक प्रश्न हैं, इनको हमें हल करना है, ठीक है, वर्णात्मक प्रश्नों को हल करना है। तो सेकंड वाले हमें आ जाओ, ये क्वेश्चन बड़े नंबर में भी आ जाता है, 5 नंबर में। कह रहे e की पावर साइन एक्स के सापेक्ष साइन स्क्वायर एक्स का अवकलज कीजिए, के सापेक्ष बोला है, तो जिसके सापेक्ष बोलते हैं उसको v मानते हैं, जिसके लिए बोलते हैं u हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और v हमारा हो जाएगा, जिसके सापेक्ष बोला है ना उसको v मानते हैं साइन एक्स। हमें क्या निकालना है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार हमें निकालना है du बट्टे dv, ये चीज अपने को निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारा x क्या है, पैरामीटर है, तो अगर du बट्टे dv निकालना है तो मुझे निकालना पड़ेगा du बट्टे dx dv बट्टे dx, क्योंकि दोनों के बट्टे में dx है, dx से dx हट जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। चलिए आ जाते हैं, सबसे पहले u में आ जाते हैं। u हमारे पास है साइन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अवकलज करते हैं x के सापेक्ष du बट्टे dx, तो पहले क्या सॉल्व होती है, पावर 2 सामने आ जाएगा, एक घात कम हो जाएगी, और फिर अंदर वाले का क्या हो जाएगा अवकलज d बट्टा dx साइन एक्स, तो यहां से अपना आ जाएगा 2 साइन एक्स का अवकलज क्या होता है cos x। तो ये अपने को du बट्टे dx मिल गया। अब आ जाओ dv बट्टे dx पे। v अपने पास क्या है, e की पावर साइन एक्स, ठीक है, e की पावर साइन एक्स है,
तो हम क्या करेंगे, अवकलज करेंगे x के सापेक्ष। तो देखो e की पावर कुछ भी हो उसका अवकलज तो वही रहता है, और जो पावर में होता है उसके क्या हो जाता है, अवकलज। ठीक, तो ये हो जाएगा e की पावर sin x। sin x का अवकलज क्या होता है, cos x। अब इन समीकरण 2 का और 3 का मान समीकरण नंबर 1 में उठाकर रख देंगे। तो हम जानते ही हैं, चूंकि du बट्टे dv क्या है अपने पास, du बट्टे dx, dv बट्टे dx। तो मान रख देते हैं। du बट्टे dx का मान मुझे मिला था 2 sin x गुणा cos x, और dv बट्टे dx का मान मुझे मिला था e की पावर sin x गुणा cos x। तो cos x से cos x क्या हो गया, कटा। तो हमें हमारा उत्तर क्या मिला, 2 sin x बट्टे में e की पावर sin x, आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कह रहे हैं y बराबर log x का द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात कीजिए। मतलब 2 बार डेरिवेटिव करना है आपको, अवकलज करना है। ठीक है, सारे शानदार प्रश्न है और बोर्ड के प्रश्न है, पूछे गए प्रश्न है। तो y बराबर अपने पास है log x। पहली बार अवकलज करेंगे सिंगल डेरिवेटिव यानी कि dy बट्टे dx। तो ये तो एकदम आसान हो गया, log x का अवकलज होता है 1 के बट्टे में x, जिसे मैं लिख सकता हूँ x की पावर -k1। ये है अपने पास dy बट्टे dx। अगर मैं इसका दोबारा अवकलज करूं, दोबारा अवकलज करता हूं d2y बट्टे dx स्क्वायर, तो x की पावर n वाला सूत्र लग जाएगा, -1 सामने आ जाएगा और जो भी घात है उससे कम हो जाएगी। तो कुल मिला के ये आ जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव पावर नीचे आके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। हलवा क्वेश्चन है। क्या करना है हमें, समाकलन करना है। समाकलन के बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। इसका क्या करना है, अपने को समाकलन करना है। तो कर लेते हैं। कोई भी समाकलन उसको हमेशा आई मान लेना है। ये हमारे पास है 1 के बट्टे में x माइनस, अच्छा 1 के बट्टे में, देखो मैं अलग अलग ले लेता हूँ, साथ ही साथ नहीं, अलग अलग बाद में लेंगे। 1 के बट्टे में x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पर है dx। अब हम अलग अलग बट्टे में ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा dx कम dx बट्टे में एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बट्टे एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो x की पावर 2 है, प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का dx, और यहां से आ जाएगा x dx। तो x की पावर n वाला सूत्र है, तो n+1 बट्टे में n+1 सूत्र लग गया। इसकी पावर 1 है, तो n+1 बट्टे में n+1। अरे यार 2 क्यों जोड़ दिया, c जोड़ना, ये c है, ठीक है। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे। तो यहां से आ जाएगा माइनस, x की घात 1 बचेगा, माइनस के नीचे आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हमें हमारा क्या मिल गया, समाकलन मिल गया। इतना हलवा क्वेश्चन था, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं x e की पावर x का समाकलन कीजिए। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन आई मान लेंगे, यह है x e की पावर x dx। इसका हमें समाकलन करना है। 2 फलन के गुणा है, तो आइलेट वाला नियम लगता है, इनवर्स लॉगरिथम एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आ रहा है, तो ये वाला फलन हो जाएगा सेकंड और ये वाला हो जाएगा फर्स्ट। फर्स्ट इंटू सेकंड वाला नियम लग जाएगा। सूत्र में रखते हैं, पहला वाला वैसे का वैसा, दूसरे वाले का समाकलन, माइनस समाकलन ब्रैकेट लगा देंगे, पहले वाले का अवकलज फिर दूसरे वाले का समाकलन ब्रैकेट बंद, पूरे का समाकलन। सूत्र में रख दिया।
तो देखो एक की पावर एक्स का समाकलन, एक की पावर एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष एक होता है, एक की पावर एक्स का समाकलन एक की पावर एक्स बाहर से dx, ये एक की पावर एक्स से कम एक की पावर एक्स, एक की पावर एक्स का समाकलन एक की पावर एक्स, समाकलन खत्म, सी जोड़ देंगे, एक की पावर एक्स आ जाएगा उभयनिष्ठ, यहाँ से एक्स बचेगा और यहाँ से एक, तो ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, जहां सी हमारा समाकलन नियतांक है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। हमें क्या बोला गया है कि इसकी कोटि और घात बतानी है। ठीक है, कोटि और घात बतानी है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्योंकि वर्णात्मक प्रश्न है तो कैसे दिया है करके लिख लोगे, पहले डायरेक्ट मत लिख देना। दिया है क्या है हमारे पास, डी क्यूब वाई बट्टे डी एक्स क्यूब प्लस डी टू वाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर, फिर हमारे पास है डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस वाई की पावर 4 0। ये अवकल समीकरण अपने को दे रखा है। तो सबसे पहले हमें निकालनी है कोटि, यानी कि ऑर्डर, कोटि ऑर्डर बोलते हैं अंग्रेजी में। फिर हमें क्या निकालनी है, घात भी निकालनी है, यानी कि डिग्री। तो कोटि क्या होता है, सबसे अधिकतम कितनी बार अवकलज किया गया है, 3 बार, कोटि अपनी 3 हो गई। क्या ये अवकल समीकरण के बहुपद के रूप में है, बिल्कुल। तो घात परिभाषित है, जहां से अपने कोटि चेक की उसी की पावर देखो कितनी है, 2, तो घात हमारी 2 है। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ये ए है, ये बी है, तो ए डॉट बी हमें निकालना है, ए डॉट बी हमें निकालना है। तो 7वें पे आ जाओ, ए डॉट बी निकालते हैं डायरेक्ट, अदिश गुणन निकालना है अपने को। ठीक है, तो देखिए ए हमारे पास क्या है बच्चों, ए हमारे पास है आई माइनस का 4j प्लस का 3k, डॉट बी हमारे पास है 3i माइनस के 2j प्लस का k। ठीक है, सो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, डॉट प्रोडक्ट में अदिश गुणन में क्या होता है, आई का आई के साथ, इसका गुणा 1 इसका गुणा 3, 1 3 3 माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 प्लस 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 3 एकम 3, तो ये हो गया 8 और 3 11 और 3 14 आंसर। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगले प्रश्न में आपको मैं कुछ तगड़ा चीज बताने वाला हूँ। 8वां प्रश्न बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है। कह रहे हैं उत्तर पुस्तिका में y बराबर साइन एक्स और y बराबर साइन इनवर्स एक्स का आलेख खींचिए। मतलब इसका आलेख कैसे बनता है। चलो, इस पेपर में तो साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स का आ गया, कुछ भी आ सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन मेरी तरफ से होमवर्क है आपके एनसीईआरटी में, चैप्टर नंबर 2 में, साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स, कॉश एक्स कॉश इनवर्स एक्स, टेन एक्स टेन इनवर्स एक्स, कॉट कॉट इनवर्स एक्स, कॉशेक कॉशेक इनवर्स एक्स, शेक शेक इनवर्स एक्स, सबका ग्राफ बना होगा। प्लीज सिर्फ इसका ही नहीं, बाकी 5 जो हैं, बाकी 5 दूनी 10 और होंगे, उनका ग्राफ बना के रट डालिए, क्योंकि 2 नंबर का एक ग्राफ आएगा ही आएगा चित्र बनाने के लिए कि भाई ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, मैं बनाने के लिए तो बना के दिखा दूं, बड़ा आसान है साइन साइन इनवर्स का, लेकिन मैं चाहता हूँ आप खुद देखें, खुद प्रैक्टिस करें ग्राफ बनाने की। जैसे बायोलॉजी के प्रश्नों में प्रैक्टिस करते हैं ना बच्चे चित्र बनाने की, आप भी ये चित्र में आता है, ये पूरे इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 10 6 दूनी 12 फिगर्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कॉपी में एक शीट लीजिएगा, छोटा छोटा करके बना बना के ना 12 फिगर एक ही में बना लेना, और उसको सुबह शाम देखना, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे निम्नलिखित फलन की सात्यंत की जांच कीजिए। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। 8वां मैंने होमवर्क दिया है, एक नहीं मैंने 12 फंक्शन के लिए बोला है। फलन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस एक्स प्लस 5, और यहाँ मेंशन किया गया है कि x का मान आप माइनस के 5 नहीं ले सकते, क्योंकि 5 लोगे तो नीचे 0 हो जाएगा, किसी के बट्टे में 0 हो तो वो परिभाषित नहीं होती है। तो ऊपर वाले फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5। छोटे बच्चे तो हो नहीं, कैसे आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब ये थोड़ा और सिंप्लीफाइड हो गया, इससे ये क्या हो गया, कट गया। ठीक है, तो ये क्या बचा, एक x माइनस 5 बचा। तो ये एक बहुपदीय फलन है, और प्रत्येक बहुपदीय फलन वास्तविक संख्या में सतत भी होता है और अवकलनीय भी होता है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि
यह एक बहुपदी फलन है, बहुपदीय फलन है, इसलिए यह सतत एवं अवकलनीय होगा। अगर हम x कहां से लें, r से लें। इतना लिखना है, कोई माई का लाल आपका नंबर नहीं काट सकता, और ये सबसे आसान तरीके से मैंने बताया। ठीक है, कई बच्चे, मैं आपको बता दूं बच्चों, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, इसीलिए पेन पेपर में वीडियो में बना रहा हूँ आजकल, ज़्यादा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही है इस वजह से। लेकिन 16 वर्षों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, खुद टॉपर रहा हूँ और कई बच्चों को टॉपर बना चुका हूँ 16 वर्षों से। मेरे तरीके से पढ़ोगे टॉपर आपको भी बना के छोड़ूंगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं इस अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। इस अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10वां, 2 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, सो देखिए हमें दिया क्या है, यहाँ लिख देंगे दिया है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है बच्चों, हमें दे रखा है dy बट्टे dx बराबर है 1 + x² गुणा 1 + y²। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x वाले को एक तरफ ले लेंगे, y वाले को एक तरफ ले लेंगे। ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, और ये बट्टे में इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में। x वाला एक तरफ, y वाला एक तरफ हो गया। अब हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। ठीक है, तो भैया इसका समाकलन क्या हो जाएगा, सूत्र डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, tan इनवर्स y। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, क्योंकि 1 dx हो जाएगा, और x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक घात बढ़ जाएगी, वही घात नीचे आ जाएगी, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे। ये हमें हमारा क्या मिल गया, व्यापक हल। आराम से, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो ये रेखा का समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है। रेखा का समीकरण क्या होता है, x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c, ये होता है। तो जब इसके साथ इन समीकरणों की तुलना करेंगे, एग्जाम में कैसे लिखोगे, दिया है ये दोनों समीकरण लिखना है, फिर इससे तुलना करनी है कि चूंकि रेखा का समीकरण ये, फिर आप लिखोगे कि ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। ठीक है, ऐसे लिख लोगे। फिर दोनों में, यदि दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण अगर थीटा हो, तो सूत्र क्या होता है, cos थीटा बराबर, ये होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बट्टे में अंडर रूट के अंदर a1² प्लस b1² प्लस c1², फिर a2² प्लस b2² प्लस c2²। ठीक है जी, यही सूत्र होता है। तो इस सूत्र में सारे मानों को उठाकर हम पटक देंगे, रख देंगे, आई मीन। तो 2 गुणा -1, 5 गुणा 8, -3 गुणा 4, अंडर रूट के अंदर 2 का वर्ग, 5 का वर्ग, -3 का वर्ग, अंडर रूट के अंदर -1 का वर्ग, 8 का वर्ग, 4 का वर्ग। ठीक है, हल कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, 8 पंजे 40, 4 तियाँ 12, और यहाँ आ जाएगा 2 दूनी 4, 5 पचे 25, 3 तियाँ 9, फिर यहाँ आ जाएगा 1, 8 8 64, 4 चक्को 16। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ से 48 में से 14 घटाएंगे, 8 में से 4 घटाएंगे 4, और 4 में से 3 घटाएंगे 3, 34 बचेगा। नीचे आ जाएगा 25 और 9, 34 और 8, 38। ठीक है, 38 ये आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 80, 80 और 1 81।
ठीक, कैलकुलेशन देख लीजिएगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉस इधर आ जाएगा, कॉस इनवर्स 34 अंडर रूट के कितना है 38 और 9 81 गुना। ठीक है, इसको ढंग से लिख देते हैं। थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 34/9 अंडर रूट के 38। ये हमें हमारा कोण मिल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है और ये सारे बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, झारखंड बोर्ड, है ना, हरियाणा बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सारे बोर्ड्स के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी पर बेस्ड है और ऐसे क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आते हैं। अगला प्रश्न है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, घटना पासे पर प्राप्त 3 का अपवर्त है, 3 का गुणज है, मतलब ई से और पासे एफ पर प्राप्त संख्या सम है को एफ से निरूपित किया जाता है। बताइए क्या घटना ई और एफ स्वतंत्र है, ये आपको बताना है। सो देखो, पासे पर जो परिणाम होते हैं 6 परिणाम होते हैं। पासा मतलब लूडो। पासे पर परिणाम क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमें क्या दे रखा है, घटना, 2 घटना दे रखी है, एक ई और एक एफ। ई घटना में क्या दे रखा है, 3 का अपवर्त। अपवर्त बोले तो गुणज, जैसे कि हो जाएगा 3 और 6। और एफ में क्या दे रखा है, सम संख्या। सम संख्या बोले तो 2 4 6। क्योंकि हमें चेक करना है, क्या चेक करना है, स्वतंत्र घटना चेक करना है, तो हमें ई इंटरसेक्शन एफ की भी जरूरत पड़ेगी कि ई और एफ में क्या उभयनिष्ठ है। एक ही घटना उभयनिष्ठ है, वो है 6। अब सबकी प्रायिकता निकालो, चूंकि प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ, संभव परिणाम 1, कुल परिणाम कितना है हमारे पास 6 है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ प्रायिकता ई, संभव परिणाम 2, कुल परिणाम 6, 2 1 कम 2, 2 3 6। फिर प्रायिकता एफ पे आ जाओ, संभव परिणाम 3, कुल परिणाम 6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे क्या लिखेंगे, चूंकि स्वतंत्र घटना के लिए क्या होना चाहिए कि प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ और प्रायिकता ई गुणा प्रायिकता एफ, इसका मान बराबर होना चाहिए। तो ये क्या है, देख लेते हैं। प्रायिकता ई इंटरसेक्शन हमें मिला है 1/6 और प्रायिकता ई का मान है 1/3 और ये है 1/2। ऊपर ऊपर गुणा होगी 1, नीचे नीचे गुणा हो जाएगी 6। तो आप देखेंगे कि ये समान है, चूंकि प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ बराबर है प्रायिकता ई गुणा प्रायिकता एफ, इसलिए ई व एफ घटना स्वतंत्र है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं, तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमसे क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि ये जो समुच्चय Z में ए और बी में एक ऐसा संबंध है कि ए माइनस बी एक पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित संबंध एक तुल्यता संबंध, यानी कि ये सम्मित स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा, संक्रामक भी होगा, तीनों को दिखाना है। ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन है, 13वां नंबर। तो हमें समुच्चय क्या दे रखा है, पूर्णांकों का समुच्चय दे रखा है। समुच्चय हमको Z दे रखा है और संबंध हमें क्या दे रखा है, R। ए और बी में एक ऐसा संबंध है सच दैट कि ए माइनस बी एक पूर्णांक है। तो अगर आप 2 पूर्णांक लोगे और उसको घटाओगे तो पूर्णांक ही आता है, ये तो अंडरस्टूड है। ठीक है, ये दे रखा है। तो सबसे पहले जांच पे आ जाएंगे स्वतुल्य। इसकी बात करेंगे, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या होता है, खुद का संबंध खुद के साथ। मैंने एक अवयव ले लिया, ई कहाँ से लिया, मैंने Z से लिया है।
चूंकि अब ए की जगह पे भी ए रखना है, बी की जगह पे भी ए रखना है, ए माइनस ए में से घटाऊंगा 0 आएगा। 0 का क्या होता है? एक पूर्णांक होता है। 0 एक पूर्णांक है, तो कंडीशन को क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है, यानी कि ए का संबंध ए के साथ हो गया। फॉर एवरी ए कहां से आ रहा है? जेड से आ रहा है। ठीक है, अतः आर शतुल्य है। आर क्या है हमारा? शतुल्य। अब आ जाओ नेक्स्ट हमें क्या चेक करना है? सम्मित। सम्मित संबंध, अगर ए का संबंध बी के साथ होगा तो बी का ए का संबंध दिखाना है। तो मैं यहां से दो अवयव ले रहा हूं, ए और बी में कहां से ले रहा हूं? पूर्णांक जेड से ले रहा हूं। माना ऐसे लिख दो, यदि ए का संबंध बी के साथ है तो प्रश्न के स्टेटमेंट के अनुसार ए माइनस बी एक पूर्णांक है, क्योंकि जेड पूर्णांकों को समुच्चय दे रखा है। देखो, जो अगर दो पूर्णांक है तो माइनस दो भी तो पूर्णांक है ना। तो ए माइनस बी एक पूर्णांक है, तो मैं क्या कर रहा हूं? यहां से माइनस उपनिष्ठ निकालो, तो ये बी माइनस ए हो जाएगा। देखो, अगर ए माइनस बी एक पूर्णांक था तो ए का संबंध बी के साथ था। अगर बी माइनस एक पूर्णांक है तो क्या होगा बच्चों? कि बी का संबंध किसके साथ हो जाएगा? ए के साथ हो जाएगा, यानी कि आर सम्मित है। ठीक है, आर हमारा क्या है बच्चों? सम्मित है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आ जाएंगे नंबर थर्ड पे हमें क्या दिखाना है? संक्रामक। संक्रामक संबंध में क्या होता है? यदि ए का संबंध बी के साथ है, बी का संबंध सी के साथ है, तो हमें ए का संबंध सी के साथ दिखाना होता है। तो हम यहां लिख देंगे, यदि ए का संबंध बी के साथ है तो ए माइनस बी एक पूर्णांक है। ठीक है, बी पे खत्म हुआ तो बी से स्टार्ट करेंगे। यदि बी का संबंध सी के साथ है तो प्रश्न के अनुसार बी माइनस सी एक पूर्णांक है। अब आपको क्या करना होता है? समीकरण 1 और 2 को ना जोड़ देना होता है संक्रामक वाले स्टेप में। तो यहां देखेंगे कि एक पूर्णांक है, ये स्टेटमेंट क्या है? कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो ये आ जाएगा उभयनिष्ठ। अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट के? यहां से बचेगा a माइनस बी और यहां से बचेगा b माइनस सी, जोड़ रहे हैं हम, और ये स्टेटमेंट उभयनिष्ठ है, एक पूर्णांक है। तो प्लस का भी माइनस का भी कटा, यहां क्या बचा? a माइनस सी एक पूर्णांक है। तो अब खुद देखो, अगर a माइनस बी पूर्णांक था तो a का संबंध b के साथ था। अगर a माइनस सी एक पूर्णांक है तो a का संबंध किसके साथ हो जाएगा? c के साथ हो जाएगा, इसलिए r संक्रामक है। r मतलब रिलेशन, संबंध। अब आपको लास्ट में क्या लिखना है? चूंकि r शतुल्य कॉमा सम्मित कॉमा संक्रामक तीनों हैं, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। इस क्वेश्चन को मैंने कितनी बार करा दिया है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी करा रखा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं मिलेगा जो मैंने कभी कराया ना हो। इसमें आ जाओ, ये ए दे रखा है, उदाहरण का प्रश्न है, एनसीईआरटी उदाहरण का। तो ये अपने को सत्यापित करना है और फिर हमें क्या निकालना है? इसकी मदद से ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। ठीक है, तगड़ा क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार आता है।
14वें नंबर का प्रश्न है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सारणिक ए। ये सारणिक ए चाहिए ना अपने को, सारणिक ए निकालते हैं। क्या दिया है वो तो दिख ही रहा है आपके आंखों सामने, है ना। ये है 1 3 3 1 4 3 1 3 4। क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर क्या हो जाएगा, देखो बाबू, पहला रो पहला कॉलम कटेगा, 4 चक्कू 16, 3 तिया 9, फिर माइनस लगते हैं, पहला रो दूसरा कॉलम कटेगा, 1 चक्कू 4, 3 एकम 3, फिर प्लस के 3 लगेगा, पहला रो ये कटेगा, 1 तिया 3, 4 एकम 4, तो ये आ जाएगा 1, 16 में से 9 घटाएंगे 7, 4 में से 1 घटाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे 1, और 3 में से 4 घटाएंगे माइनस का 1, -3, तो ये आ जाएगा कुल मिलाकर 1। सारणिक ए का मान कितना आ गया, 1। अब यहाँ पर मैंने कुछ छोड़ दिया, देखो, इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी जब हम एडजॉइंट निकालेंगे। तो अगला जो बड़ा काम है वो क्या है बाबू, एडजॉइंट निकालना। तो यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ए के लिए, एडजॉइंट ए के लिए। तो एडजॉइंट ए के लिए सबसे पहले यहाँ लिखोगे A11 A12 A13, ठीक है। फिर यहीं सामने लिख देता हूँ A21 A22 A23, आपको कॉपी में नीचे लिखना है, ठीक है। A31 A32 A33, ठीक है। देखो बच्चों, जोड़ने पे अगर सम संख्या आती है तो प्लस लगाते हैं, प्लस लगेगा, विषम आने पे नेगेटिव, ये चिन्ह लगा लो पहले से ही। अब देखो मैंने बोला कि ये A11 A12 A13 की जगह पे आता है, तो यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 1, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 1। तो कुल मिला के ये क्या होगा बच्चों, ये आ जाएगा 7 माइनस का 1 माइनस का 1। जब आप एडजॉइंट लिखोगे तो यही एडजॉइंट के पहले कॉलम में आएगा, ठीक है। अब हम आते हैं अगले पद में। क्या करना है अपने को, 2 1, दूसरा रो छुपाना है, पहला कॉलम छुपाना है। आपकी आंखों के सामने कर रहा हूँ, 3 चौके 12, 3 तिया 9, तो माइनस के 3 बचेगा। फिर आ जाओ 2 2, दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, 1 चक्कू 4, 3 एकम 3, तो ये आ जाएगा 1। दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, 1 तिया 3, 3 एकम 3, ये आ जाएगा 0। तो ये एडजॉइंट के दूसरे कॉलम में आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ तीसरा रो छुपाएंगे, पहला कॉलम, तो ये आ जाएगा 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो माइनस के 3। फिर तीसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, 1 तिया 3, तीसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, 1 तिया 3, 3 एकम 3, तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। फिर आ जाओ तीसरा रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, 1 चक्कू 4, 3 एकम 3, तो यहां से 1 आ गया, ठीक हो गया। तो ये हमारा एडजॉइंट निकल गया। देखो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, इसीलिए एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए ये वाला आ जाएगा पहले कॉलम में, ये आ जाएगा दूसरे कॉलम में, और ये आ जाएगा तीसरे कॉलम में, ठीक है। हमें ए इनवर्स भी निकालने के लिए बोला था, चूंकि ए इनवर्स का सूत्र क्या होता है, एडजॉइंट ए बट्टे में सारणिक ए। तो यहाँ लिख देंगे मैं एडजॉइंट ए, सारणिक ए का मान तो एक ही है ना। तो यह है 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1, ठीक है। हर एक पद को जब हम 1 से भाग दे देंगे तो क्या बचेगा, जो ऊपर है वही आ जाएगा फिर से, 7 -1 -1,
-3 1 0 -3 0 1। ये पहला आंसर आ गया कि जो ए इनवर्स आपको निकालना था, निकाल दिया इनवर्स। अब अगला क्या करना है, इसको संतुष्ट करना है, ए गुणा एडजॉइंट ए। ठीक है, क्या करना है बच्चों, ए गुणा एडजॉइंट ए करना है, करते हैं। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ए गुणा एडजॉइंट ए करते हैं। तो यहाँ ए लिखेंगे और यहाँ एडजॉइंट ए लिखेंगे और फिर क्या रहेंगे, गुणा। ठीक है, ए हमारे पास क्या है, 1 3 3 1 4 3 1 3 4। एडजॉइंट क्या आया था, 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। तो गुणा करना है, गुणा करने के लिए बाबू यहाँ से रो लेते हैं इस तरफ से और इस तरफ से क्या लिया जाता है, कॉलम। पहले की पहले के साथ, दूसरे की दूसरे के साथ। 1 7 7 3 एकम 3 3 एकम 3। फिर दूसरे पे आ जाओगे, 1 3 -3 3 एकम 3 3 गुणा 0 0 1 3 -3 3 गुणा 0 0 3 एकम 3। ठीक है, फिर आ जाओ दूसरे रो पे, 1 7 7 4 एकम 4 3 एकम 3 1 3 3 4 एकम 4 3 गुणा 0 0 1 3 -3 4 गुणा 0 0 3 एकम 3। तीसरे पे आ जाओ, 1 7 7 3 एकम 3 4 एकम 4 माइनस का 3 एकम 3 1 3 3 एकम 3 4 गुणा 0 0 1 3 -3 3 गुणा 0 0 4 एकम 4। तो जब हम देखेंगे यहाँ से क्या आ रहा है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये क्या है बच्चों, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ये क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, बायां पक्ष हल किया तो हमें ये मिला। अब आ जाओ दाएं पक्ष में। ठीक है, दाएं पक्ष पे आ जाओ, राइट हैंड साइड लेने पर। ठीक है, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है बाबू, सारणिक ए गुणा आई, सारणिक ए गुणा आई। देखो सारणिक ए का मान था 1 और आई का मान क्या, 3 × 3 ऑर्डर का है ना। तो यह है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। किसी भी सारे पद को 1 से गुणा कर दोगे वही रहेगा, क्या रहेगा, 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये क्या है, आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, समीकरण नंबर 2। तो यहां लिख देंगे लास्ट में, समीकरण समीकरण 1 व 2 से यह स्पष्ट है कि दोनों, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, यानी कि बराबर है। क्या बराबर है, ए गुणा एडजॉइंट ए बराबर है सारणिक ए गुणा आई के। यही आपको प्रूफ करना था, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कह रहे एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, ओके, और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x 6 और y 5 सेंटीमीटर है तो आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। एकदम आसान क्वेश्चन है और जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, 15वें नंबर पे आ जाते हैं। हमारे पास एक आयत है, मैं बना के भी दिखा देता हूं। ये आयत है, ठीक है, आयत की लंबाई को x कहा जा रहा है, चौड़ाई को y कहा जा रहा है। ठीक है, हमको क्या दिया है प्रश्न में, हमको दे रखा है, क्या दे रखा है कि 5 सेंटीमीटर की दर से घट रही है लंबाई, लंबाई घट रही है, ये लंबाई है dx/dt, घट रही है यानी कि -5
सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। मिनट है तभी dt लगाया। और जो चौड़ाई है वो बढ़ रही है समय के हिसाब से, बढ़ रही है यानी कि प्लस में आएगी dy/dt। 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। ठीक है, अगर x 6 हो और y 5 हो, ठीक है, प्रश्न में ये बोला है, तो परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करो। तो सबसे पहले बात करते हैं परिमाप। परिमाप c बराबर, सूत्र क्या होता है, दुगुना ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। यहाँ t है तो क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलज कर देंगे। 2 कांस्टेंट बाहर, x का अवकलज क्या हो जाएगा, dx/dt, y का अवकलज क्या हो जाएगा, dy/dt। ठीक है, तो dx/dt का मान क्या, -5 और इसका मान है 4, तो ये आ जाएगा -2। यानी कि जो परिमाप है वो 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से, माइनस है ना तो यहाँ लिखेंगे घट रही है। क्या लिखेंगे, घट रही है। माइनस है तो इस वजह से हम क्या लिख देंगे कि घट रही है। अब आ जाओ भैया क्षेत्रफल पे आप बात करते हैं। किससे बात करते हैं, क्षेत्रफल नंबर 2। क्षेत्रफल एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये सूत्र होता है। तो टी के सापेक्ष अवकलज कर दो, क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर निकालते हैं, तो इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, है ना। तो पहला वाला वैसे का वैसा गुणा दूसरे का अवकलज, प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणा पहले वाले का अवकलज। ठीक है, तो x का मान प्रश्न में क्या दे रखा था बाबू, 6, और dy/dt का मान दे रखा था 4, y का मान दे रखा था 5 और dx/dt का मान -5। तो 4 चंग 24, 5 बचे 25, है ना। तो ये भी घट रहा है, क्षेत्रफल भी घट रहा है। कितना आ गया, -1। इसलिए dA/dt 1 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। क्या लिखेंगे आप कि भैया घट रही है, आंसर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, कोई दुविधा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं इसके अगले प्रश्न में, अथवा में भी है ना ये वाला प्रश्न, इसको भी करेंगे। देखो अभी तो 16 है, इसके बाद इतने सारे प्रश्न हमें और करने हैं, वो सारे तगड़े तगड़े प्रश्न हैं। ठीक है ना, प्रश्न करके ना मजा आ जाएगा आपको, आप खुद प्रश्न देखो। ऐसे प्रश्न करने में आपको माथा भी लगेगा और दिमाग भी लगेगा। ठीक है, ये बेज प्रमेय का प्रश्न है, आलेखीय प्रश्नगार, और ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में आते हैं, और कुछ कुछ ऐसे प्रश्न है जो आपके दिमाग को टेस्ट करेगा। तो ये फिलहाल तो ये वीडियो का पार्ट 1 है। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी थोड़ी देर में जाना है हॉस्पिटल, इसीलिए मैं इस वीडियो को फटाफट सुबह एकदम भोर में उठ के शूट कर रहा हूँ। बाकी बच्चों जैसे ही हॉस्पिटल से घर आता हूँ इसका दूसरा पार्ट भी मैं शूट कर दूंगा। और क्योंकि ये खाली इसका शूट करना ही नहीं है, इसको अपलोड भी करना है ना, वो भी बड़ा टास्क है। एक बाहर से आपको देखने में बड़ा आसान लगता होगा, लेकिन जब आप खुद एक वीडियो बनाएंगे ना तो पता लगेगा कि भैया कितनी मेहनत लगती है, क्या क्या करना पड़ता है। चलिए अगले वाले में आ जाते हैं। y हमारे पास क्या है बच्चों, x -2 की घात में है 2। तो इस फलन को देख के बच्चे डर जाते हैं, फलन को हम सरल कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, फलन बहुत आसान है। अंदर गुणा करेंगे तो x² - 2x हो जाएगा, ये स्क्वायर है। तो खोल दीजिए इस फलन को, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस का 2ab, 2 दूनी 4, x² गुणा x³ 2ab। ठीक है, ये फलन को मैंने खोल भी दिया। चलिए अब काम आसान हो गया। तो क्या करते हैं, पहले एक बार अवकलज करते हैं, करो एक बार अवकलज dy/dx। तो ये हो जाएगा 4x³ इसको पहले कर लेते हैं, 4 तिया 12x² प्लस 4 दूनी 8x। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो 4x कम से कम उभयनिष्ठ है, तो यहां से आ जाएगा x², 4 तिया 12x, 4 दूनी 8। क्या इसका गुणनखंड बन सकता है, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, बनना जरूर चाहिए।
एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। ठीक है, गुणज में कुछ नहीं तो 1, गुणा करने पे 2 आए और जोड़ने पे 3, 2 1 कम 2, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3। नेगेटिव है तो ब्रैकेट लगा के मान रखा था हमने, अब नेगेटिव से ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दो, एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से, इस जोड़े से आ गया उभयनिष्ठ x, इस जोड़े से कुछ नहीं तो 1, तो जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं, जो उभयनिष्ठ निकाला है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में, तो ये गुणनखंड आ गया। तो यहाँ आ जाएगा 4x, यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं। एक ही बार अवकलज करने की आवश्यकता होती है, ज़्यादा बार नहीं। अब हमें क्रांतिक बिंदु चाहिए। क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए क्या करते हैं, जो सिंगल डेरिवेटिव किया उसको 0 रखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करते हैं, जो सिंगल डेरिवेटिव है उसको 0 रखते हैं। रख दिया हमने 0। सो देखो बच्चों, यहाँ पर है 4x x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 0। इन सब का गुणनफल 0 है। 4 तो कांस्टेंट है, 4 0 कभी नहीं हो सकता, तो या तो x 0 होगा या ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो एक एक करके 0 मानेंगे। यदि x बराबर 0 तो एक पॉइंट अपने को 0 मिल गया। यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो गया, दूसरा पॉइंट मिल गया। यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 मिल गया। ठीक है भाई, तो हमारे पास कुल मिला के 3 पद मिल गया। अब हमें इनको क्या करना है, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। इधर x का मान पॉजिटिव में जाता है प्लस का इन्फिनिटी, इधर x का मान नेगेटिव में जाता है नेगेटिव। तो 3 बिंदु आ रहे हैं, एक तो 0 आ रहा है, एक 1 आ रहा है, एक 2 आ रहा है। क्रमबद्ध तरीके से लिखना है। तो इंटरवल क्या बन रहा है अपना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना और एक ये बना। 4 अंतराल हमारे बन रहे हैं। अब देखना है किस अंतराल पे वर्धमान है। वर्धमान के लिए बात कर रहा है आपसे अपने से, तो यहां लिखेंगे अंतराल। ठीक है, यहां अंतराल लिखेंगे और यहां लिखते हैं f'(x). f'(x) अपना कितना था भाई, यहां था अपना पास, ये था अपने पास 4x x माइनस 1 x माइनस 2, यही था ना। चलो 4 अंतराल हमारे कौन कौन से हैं वो मैं लिख लेता हूँ। एक तो है माइनस इन्फिनिटी से 0, फिर है 0 से 1, फिर है 1 से 2 और फिर 2 से है इन्फिनिटी। 4 अंतरालों पे हमें चेक करना है। तो इधर नेगेटिव में सबसे बड़ा मान जा रहा है, तो मैंने एक मान यहाँ से पिक कर लिया, x की जगह पे माइनस का 10 रख के देखता हूँ। 4 क्या है, पॉजिटिव है, x की जगह माइनस का 10 रखूंगा तो नेगेटिव आ जाएगा। माइनस 10 में से माइनस 1 घटाऊंगा मैं नेगेटिव आ जाएगा। माइनस 10 में माइनस 2 घटाऊंगा माइनस आ जाएगा। तो माइनस इंटू माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। तो अगर f'(x) माइनस में आ रहा है तो क्या होता है, ह्रास मान होता है। इस इंटरवल पे आपको क्या मिलेगा, फलन ह्रास मान मिलेगा। 0 से 1 है तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, बड़ा मान ले लेता हूँ। ना तो बाउंड्री पॉइंट नहीं होता है ना, इसके बीच का एक पॉइंट लेना है। x का मान मैंने पॉइंट के 5 ले लिया। 4 क्या है, पॉजिटिव, 0.5 भी क्या है, पॉजिटिव। 0.5 में से 1 घटाऊंगा नेगेटिव आ जाएगा, 0.5 में से 2 घटाऊंगा नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, सारा पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा वर्धमान। अगर f'(x) का मान पॉजिटिव होता है तो वर्धमान होता है। 1,2 यहाँ से मैंने एक बड़ा मान पिक कर लिया, x की जगह पर 1.5। 4 क्या है, पॉजिटिव, 1.5 पॉजिटिव, 1.5 में से 1 घटाएंगे पॉजिटिव, 1.5 में से 2 घटाएंगे नेगेटिव, तो ये आ जाएगा गुणा करने पर नेगेटिव। और नेगेटिव में क्या होता है, ह्रास मान। ठीक है, फिर देखो यहाँ से एक बड़ा मान ले लेता हूँ मैं, x की जगह पर 10। 4 मेरा पॉजिटिव, x की जगह 10 रखोगे पॉजिटिव, 10 में से घटाएंगे पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। तो इस अंतराल में हमें क्या मिलेगा, वर्धमान।
कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना रखते हैं। बाकी इसके नेक्स्ट पार्ट में हम ये सारे इंटीग्रेशंस और बाकी जो जितने भी प्रश्न मैंने दिखाए हैं वो सारा हम कवर कर लेंगे एक ही वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी लेकिन वन शॉट में कवर कर लेंगे। बाकी सब कुछ मैंने बढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, सो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें।